ओके। हाय। अ, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाया नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं कि जो 920 का वीडियोस बनते थे वो वीडियोस को भी मैंने स्टॉप कर दिया था। कुछ रीजंस थे, उसी का क्या बोलते हैं उसको, उसी का आंसर्स भी है कि क्यों मैंने वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था। तो आंसर्स बोलिए या फिर कुछ रीजंस थे जिनके कारण मुझे बनाना बंद करना पड़ा था। मुझे कुछ और मिल गया था, मतलब उसको उसमें से 920 का वीडियो बना के मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिला। बहुत सारे, जैसे लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स क्यों नहीं होते हैं, उसी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आज को। आज का वीडियो थोड़ा कैजुअल होने वाला है। कैजुअल यानी कि थोड़ा सा, मतलब मैंने इसका कोई तैयारी नहीं किया है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लिए भी बाद में शायद फ़ायदा मिलेगा कि हाँ, ये एक रिकॉर्ड की तरह रह जाएगा। तो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है पैरामीटर्स के ऊपर, जो हम लोग जैसे सिंगल सेटअप 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 ढूंढते हैं हम लोग। सेटअप में हम लोग कैसे हम लोग स्टॉक को चूज़ करें, या फिर कोई स्टॉक को हम लोग फ़िल्टर आउट करते हैं, स्कैन करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक के साथ आज को मैं काम करने वाला हूँ। उस स्टॉक को कैसे हम लोग स्कैन करके निकालें कि आज ये स्टॉक मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। उसको कैसे हम लोग स्कैन करें या फिर कौन सा स्टॉक कैसे चूज़ करें, उसके ऊपर है। ये पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स मैंने कैसे निकालें। जैसे कि ये पहली बार मुझे भी दिमाग में जब स्ट्राइक हुआ, और फिर जब स्ट्राइक हुआ उसके बाद फिर मैंने जब इसको ट्रेड करने लगा तो मुझे थोड़ा, मतलब और अच्छा लगने लगा और भी ज़्यादा मैं इसमें ठीक करते जाने लगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब बेटर होते चला गया। तो उसके बाद मैंने 920 वीडियो को स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं उसका रीज़न बताऊंगा अभी। पर हाँ, ये वीडियो होने वाला है 4 पैरामीटर्स के ऊपर और कैसे स्कैन करना है, और उसी के साथ साथ ये सेटअप भी मैं बताऊंगा। एगो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है मेरा ये सेटअप। मैंने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया, मुझे लगभग एटलीस्ट 100 ट्रेड लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि वो सेटअप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अभी तक मैंने जितना भी देखा है या फिर जितना भी मैंने ट्रेड किया है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और मुझे इसमें कुछ रीजंस भी मिल रहे हैं कि मुझे क्यों इसको ट्रेड करना चाहिए, क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं रीजंस को ही मैं बताऊँगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे नहीं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें भले ही ये वीडियो बहुत कैजुअल होने वाला है, पर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो लास्ट 2 अढ़ाई साल का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, जो भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, उन सारे को कंबाइन करके इसमें जो मैं अपने मन से बोलने वाला हूँ वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है शायद। तो हाँ, ये थोड़ा कैजुअल है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ, क्या नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं इसको कैसे, मैंने इस चीज़ को पकड़ा, या फिर मैं इसको कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इस स्थिति तक। ठीक है, इस पैरामीटर्स तक, जो भी मैं पैरामीटर्स बोल रहा हूँ उसका ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो मैं लगभग लगभग 3-4 महीने से मैं बस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। लगभग लगभग मई से 4 मई से मैं, पहले मैं वहाँ बैंक निफ्टी में मैं, चलो रुक जाइए, पहले मैं बैंक निफ्टी में मैंने सोचा कि बस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करूँगा। जहाँ जब भी ब्रेकआउट होगा तब मैं ट्रेड करूँगा, अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। मैंने ये सोच के किया था ये कि मैं सिंगल सेटअप पे ही मैं काम करूँगा। ठीक है, तो मैंने सिंगल सेटअप का मतलब मैं ये समझ लिया था कि मैं बस ब्रेकआउट जब होगा तभी ट्रेड करूँगा, उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, इतना ही। अगर ब्रेकआउट में मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं चलता है। ठीक, तो मेरा पहला जो मैंने सेटअप, जो पहली बार जब मैंने ट्रेड किया था उसमें वो ये दिन था। इस दिन को मैंने ट्रेड किया था। उसके बाद इसके बाद मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। उसके बाद फिर ये रेंज बना, फिर रेंज बनने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। फिर यहाँ पे एक दिन मैंने फिर ट्रेड किया था ये वाला कैंडल पे, और फिर इसके बाद फिर मैंने शायद यहाँ पे कहीं पर ट्रेड किया था। नहीं नहीं नहीं, ये वॉलेटाइल था, तो ये वॉलेटाइलिटी के कारण वो जो इलेक्शन का वॉलेटिलिटी या फिर कुछ था, नहीं नहीं कुछ तो था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था तो मैंने इसका ट्रेड नहीं किया था। और फिर इसके बाद फिर शायद मैंने यहाँ पे एक दिन ट्रेड किया था, नीचे जब आया था
गैप डाउन खुला था। तो समझ रहे हैं, मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ट्रेड करा था। देखिए ब्रेकआउट भी होता है मार्केट में मेरा सिंपल था कि रेंज में रहेगा मार्केट, रेंज में जब भी निकलेगा तब मैं ट्रेड करूँगा। पर इस रेंज से निकलने के बाद भी मेरे पास अलग अलग सेटअप हो जाते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे रेंज में निकला, कुछ देर रुका, उसके बाद मार्केट गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ भी मैंने वही किया था, फिर यहाँ भी मैंने वही करने की कोशिश किया था। पर यहाँ पे देखिए 920 का कैंडल जैसे ही नीचे आता है तब मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की थी। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद किस दिन, उसके बाद इधर किधर और भी मैंने ट्रेड लिया था, और एक दिन यहाँ पे मैंने लॉस किया था बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी। ये मैंने ब्रेकआउट की तरह ट्रेड नहीं किया था और इसी दिन मेरा लॉस हुआ था। तो लगभग मेरा 4 से 5 ट्रेड कंटिन्यूस ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था। अब मेरा जितना टारगेट था, मेरा जो मैंने जैसे सोच के रखा था, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 10,000 में, जो कि 10,000 में ही ट्रेड कर रहा था, तो 10,000 में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा अगर 2,000 का प्रॉफिट भी हो जाता है अगर 6 महीना में, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये 20% का मेरा प्रॉफिट है। ये सोच के मैं ट्रेड करा था। मैंने लगभग 16,000 तक मेरा 1600 तक मेरा हो गया था। पर 1600 होने के बावजूद जब मैंने इस दिन, जब ब्रेकआउट था भी नहीं, तो भी मैंने इस पर डाउन साइड में मुझे लगा कि इस दिन मैंने प्रॉफिट किया था, इस दिन मैंने प्रॉफिट किया, शायद किया था, हाँ शायद प्रॉफिट किया था। तो इस दिन मैंने जब प्रॉफिट मिला, उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे फिर से ट्रेड करता हूँ। तो उस दिन मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट, जितना भी मैंने 4-5 दिन का प्रॉफिट किया था, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में चला गया, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता था। ठीक है, तो मुझे अभी तक इसी के बाद मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद का ही थ्योरी है मेरा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि जो मेरे में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये बेसिकली ये है कि जो मैंने जो प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट को मैं रोक नहीं पाता था। जैसे मेरा बेसिकली स्मॉल प्रॉफिट होता था और लॉसेस मेरे बड़े बड़े होते थे। तो ये जब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता था, तो ये इस चीज़ को मैं रोकने के लिए मैं ज़्यादातर रोकने की कोशिश करता था, पर मैं रोक नहीं पाता था, क्योंकि ऑप्शंस के डर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी उसके लिए मैं टाइम नहीं है शायद, तो टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये है। तो मैंने सोचा कि मैं इक्विटी में जाता हूँ, और इसके बाद से ही जब मैंने लगभग यहाँ से मैंने वो 920 का कैंडल, जितने भी ट्रेड्स हैं, मतलब इसी जगह से हम लोगों ने 920 का कैंडल के ऊपर जो वीडियोस बना रहे थे, तो इसी जगह से हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने देखा था कि 920 का कैंडल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, जितना दिन का भी वीडियो है, लगभग 5-10 वीडियो बन गए होंगे, जितने भी वीडियोस बने थे उसका हम लोग 920 का कैंडल बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा था ना, तो कम से कम ये हम लोग जानते हैं, अगर ग्रीन कैंडल बन गया मार्केट में सुबह सुबह, तो उस ग्रीन कैंडल को लोग को ब्रेक करने में उसको उतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट अगर रेड कैंडल बनाया तो रेड कैंडल को उसका लोग को उतने अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, पर उसमें भी ये हम लोग का सेटअप नहीं बन रहा था। ये चीज़ हम लोग को पता तो है कि 920 का नीचे जाएगा, पर 920 कितना बड़ा होगा, उसके हिसाब से हम लोग कितना रिस्क लेंगे, कहाँ तक लेंगे, ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ये 920 वर्क बहुत अच्छा करता है, हम लोग का एनालिसिस भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ये मैं समझ चुका था। ठीक है, और पर ये रिस्क कितना लेना है कितना नहीं लेना है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास वो ऑप्शंस का डर, मैं जो ये बोल रहा था कि ऑप्शंस का डर, उसके कारण मैं 920 का कैंडल में ट्रेड भी नहीं करता। ये चीज़ मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ, और एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा दिन हम लोग उसका एनालिसिस करते थे कि वो चीज़ हम लोगों ने जो किया था वो चीज़ सही था या नहीं। अगर हम लोग करते तो शायद यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोग ट्रेंड भी पकड़ सकते थे। और हम लोगों ने यहाँ पे भी एक वीडियो बनाया था, पता नहीं बनाया था कि नहीं, एक वॉलेटाइल कैंडल का वीडियो बनाया था कि देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पकड़ सकते थे 920 का कैंडल को, पर उसके बाद जो भी प्रॉफिट बना, उसका प्रॉफिट बनने का हम लोग रिस्क लेंगे तो ही इतना दूर तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो हम लोग इसको नहीं पकड़ पाते। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर रुका, और उसी जगह पर मार्केट रेंज में बना हुआ है, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग का इतना कुछ चल रहा है। अब जो प्रॉब्लम आया वो चीज़ ये था कि हम लोगों ने लगभग किसी दिन तो किए थे, हाँ इस दिन शायद था, एक दिन हम लोग 920 का कैंडल बनाए थे, जब वो मार्केट के नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, बहुत दिन बाद गैप अप खुलते जा रहा था, फिर एक दिन गैप डाउन खुलता है मार्केट, और फिर जैसे ही अपना
लास्ट डे का लो था, लास्ट डे का लो तक अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जस्ट लास्ट डे का लो को जैसे ही क्रॉस करता है बहुत अच्छा मोमेंटम आता है ऑप्शंस में। ठीक है, हम लोग इसका वीडियो बनाए थे, हम लोग शायद दूसरा या तीसरा वीडियो होगा 920 का, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये इस दिन जिस दिन हुआ था उस दिन मुझे समझ में आया था कि लेवल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। कोई लेवल अगर मार्केट नीचे अगर खुलता है और अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये जो लेवल है ना, उस लेवल जैसे कि लास्ट डे का लो हाई, लास्ट डे क्या हुआ उस लेवल में, लास्ट डे में क्या हुआ है और लास्ट डे में कौन कौन सा लेवल बन के गया है। जैसे कि ये पिछले दिन का हमको पता था कि उस लेवल का काम करता है, पर इतना इंटेंसिटी के साथ काम करता मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो उस दिन जिस दिन हुआ बस एक ही कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से जो ऑप्शंस में जो पिक आया था, बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया था, ऑप्शंस में आया था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट में नहीं था, पर ये ऑप्शंस में बहुत तेज़ी से आया था। उसका मतलब है कि उस जोन को ट्रेडर्स बहुत अच्छी तरह से उस लेवल को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये इससे मुझे लेवल का इम्पोर्टेंस पता चला था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मैं जैसे 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 मैंने इसको ज़्यादा एनालाइज करते गया, मुझे लगभग 3 से 4 मैं मन से मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, और ब्रेकआउट ट्रेड करते करते जो भी मुझे एक ही सेटअप में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस ब्रेकआउट को ही मैं देखते देखते मैंने इतना कुछ देखा है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे जो मैंने सीखा था, जो पहला दिन मैंने ट्रेड लिया था उस दिन, देखिए यहाँ पे मार्केट रुका और ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद उस दिन भले उस दिन को हम लोग को वो मार्केट में मूवमेंट नहीं मिला, पर जिस दिन सेकेंड डे एक 920 का कैंडल को जैसे ही ब्रेक करता है इतना अच्छा मोमेंटम मिलता है हम लोगों को, लगभग आधा, यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोग को उसी दिन मिल गया था। तो इस दिन मुझे ये भी पता चला था कि ब्रेकआउट होने का एक और तरीका ये होता है कि ब्रेकआउट इस जो भी रेंज बना, रेंज के ऊपर कहीं पे सस्टेन कर जाए और मार्केट अगर अच्छा कैंडल बना दे और उसके बाद अगर कोई एक भी ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसमें जो भी लेवल बनते हैं उसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा से ट्रेंड मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये भी एक ब्रेकआउट का तरीका मुझे पता चला था। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था। उस दिन लेवल का पता चला, इस दिन मुझे ब्रेकआउट का एक तरीका पता चला था, इस दिन मुझे लेवल का एक और तरीका पता चला था। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग इतना दिन तक मैंने 920 का एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे भी भरोसा होने लगा कि शायद 920 बहुत अच्छा काम करता है। और 920 बहुत अच्छा काम करता है तो मुझे लगा कि अगर मैं बस बैठा रहूँ और मैं बिना ट्रेड किए बस मैं पड़े रहूँ तो उससे मेरा साइकोलॉजी तो कोई हर्ट हो नहीं रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो टेस्ट करना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इक्विटी में निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को मैंने निकाला, और निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को मैंने निकाला और उसमें से मैंने सोचा कि ब्रेकआउट जो जितने भी मार्केट में रेंज बने हुए मैंने कुछ रूल्स बनाया और रूल्स में से ये था कि जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें से जितने में भी रेंज बनेगा ना, उस रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा तब मैं ट्रेड करूँगा। तो ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूँगा। इसमें कैसे ट्रेड करूँगा कि मान लीजिए कोई अगर निफ्टी 50 का स्टॉक्स अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और उसके बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाहर निकलता है तो मैं अगर बाहर निकल के अगर पहला कैंडल कोई या तो कोई ग्रीन कैंडल बना दे तो उसके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। या फिर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाता है, जैसे कि हैमर कैंडल यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो लेवल है उस लेवल को एक बार टेस्ट करने जाए, जैसा कि इसमें गया था ये लेवल, जैसे कि पहले मार्केट यहाँ रिटेस्ट करके आया फिर उसको वापस चल जाए, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हूँ, ऐसा मैंने सोचा। और मैं सोचा कि इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तभी मेरा इमोशंस के बारे में पता चलेगा, और जब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही से ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एनालिसिस करना अलग चीज़ होता है और उसमें ट्रेड करना एक और अलग चीज़ होता है, क्योंकि उसमें आपका इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं, आपके पैसे रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इमोशंस उसमें आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग कभी जल्दी निकल जाते हैं, हम लोग अपने टारगेट तक कभी हम लोग अपने टारगेट तक का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, और कभी हम लोग अच्छा से वहाँ तक मतलब होल्ड भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऑप्शंस में मेरा जो मेन रीज़न था उसको होल्ड नहीं कर पाने का, वो था ऑप्शन का डर, और वो क्वांटिटी ज़्यादा था। क्वांटिटी मतलब भले ही 1 लॉट था मेरा, पर 1 लॉट में भी रिस्क 1500 का था, तो मैं 1500 का रिस्क मुझे उतना सूट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसके कारण मैं गया ये इक्विटी में, और इक्विटी में मैंने अपना रिस्क को डिसाइड किया 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपीज़ मतलब लगभग 10,000 में मेरा 400 का
रिस्क आ जाता था। मतलब मैं अगर 400 का रिस्क लेता हूँ तो मुझे 10 से 12,000 के बीच में कुछ मेरा मार्जिन यूज़ होता है, तो मैं समझ लो कि 10,000। तो 400 का मैंने अपना रिस्क ये किया और मैंने सोचा कि 400 का ही मैं रिस्क लूँगा, और अगर कैंडल बनता है तो उस कैंडल को देखते हुए मैं अपना रिस्क डिसाइड कर लूँगा और उसमें ट्रेड करूँगा, ठीक है। ये ऐसा मैंने सोचा, ठीक है, सब कुछ। और उसमें मैंने अभी जितना भी जो कुछ भी सीखा है उसको मैं देखते हुए मैं अपना मार्केट को ट्रेड करूँगा, ये सोचा था, ठीक है। अब इतना दूर तक तो सब कुछ सही था, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि मैं, जैसे कि मैं कुछ कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ। उस टाइम पे देखिए मैंने डेविस लैब को बहुत अच्छी तरीके से उस दिन, उस टाइम पे जिस टाइम से मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो मेरे जैसे ये डेविस लैब है ना, ये डेविस लैब को मैंने अपना स्टॉक का वॉच लिस्ट में डाल के रखा था और बहुत दिन तक मैंने ट्रैक किया था, बहुत दिन तक ट्रैक किया। एक दिन मार्केट ऊपर गया, पर एक ही कैंडल इतना बड़ा बन गया कि मुझे उसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे समझ नहीं आने लगा। और उतना बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर मैंने ट्रेड लिया तो एटलीस्ट मुझे 1:1 तो मिलना चाहिए। तो मैं इसका रिस्क कैसे डिसाइड करूँ, कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँ, क्या नहीं लगाऊँ, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर ये प्रॉब्लम था मेरा, एक प्रॉब्लम था, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए, जो मैं अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ था। अब ये इन्फी भी मेरा वॉच लिस्ट में था कि मुझे इसमें भी ट्रेड लेना है, तो ये रेंज में था, ठीक। अब इसका मैं वेट कर रहा हूँ, तो अब मुझे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए। देखिए ये वाला कैंडल ऊपर भी गया था, अब ये रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसा मैंने तीन चार स्टॉक्स देख लिए थे। ये रेंज जब बड़ा होता है तो उसका जब ब्रेक करता है, जैसे कि अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मैं अभी यहाँ पे इस रेंज के ऊपर अगर थोड़ा देर सस्टेन करे तो मुझे ले लेना चाहिए, या फिर ये ऐसे कुछ सिनेरियो बनाए कि इसका ऊपर या नीचे कहीं पे निकलने के बाद कुछ दिन रुके उसके बाद मैं लूँ। मतलब भले ही ब्रेकआउट को ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पर ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने का अलग अलग तरीका हो जाता है। जैसे कि पहला ब्रेकआउट, अगर जैसे कि मैं जिसमें फंसा था, पहला चीज़ जो मुझे सीखने को मिला था वो था कि अगर रेंज अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ही बड़का है, जैसे ये छोटा रेंज हो गया, ये हो गया छोटा रेंज और ये हो गया बड़का रेंज। तो छोटा रेंज मतलब वही बस 6-7 दिन का अगर ऐसा ऐसा रेंज बनाता है तो ये छोटा रेंज हो गया, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा रेंज है तो बड़ा रेंज को अगर आपको ब्रेकआउट की तरह ट्रेड करना है तो इस बड़ा रेंज के ऊपर या नीचे कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट छोटा सा कम से कम 4-5 दिन का रेंज बनाए, या फिर इसके ऊपर जाके 4-5 दिन का रेंज बनाए, उसके बाद इसको ब्रेक करे तो हम लोगों का इस रेंज का ब्रेकआउट होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस रेंज में बहुत सारे पोजीशंस बन जाते हैं, तो उस पोजीशंस को भले बन गए हैं पर बनने के बाद भी कुछ अच्छी जगह पे या तो रेजिस्टेंस की जगह पे या फिर सपोर्ट की जगह पे जाके कहीं पे रुकना चाहिए, और इन लोगों का मन में डर पैदा करना चाहिए। और डर पैदा करने के बाद जब मार्केट इसके ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं पे रुकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो इनका पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होते हैं और फिर मार्केट अच्छी तरह से जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को इसी में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखिए इन्फी में एक बड़का सा रेंज बनता है, यहाँ अच्छा खासा हैमर कैंडल बनता है। देखिए इसी दिन यहाँ पे ये वाला कैंडल रेड कैंडल पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब इसको यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, 3-4 दिन सस्टेन किया, 1 2 3 4 5 दिन सस्टेन किया, उसके बाद फिर एक दिन रेड कैंडल बनाया। और इस दिन मैंने ट्रेड भी किया था, ये वाला कैंडल के दिन इस दिन मैंने ट्रेड भी किया था। और यहाँ पे फिर मार्केट आता है, फिर 2-3 दिन तक मार्केट नीचे जाता है और फिर इस सपोर्ट तक आ जाता है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब फिर से इसको यहाँ पे रुकना चाहिए तभी जाके नीचे जाएगा। देखिए इसका कारण बेसिकली ये है कि इनको यहाँ पे जब रुका तो इनके मन में डर बैठा, और जब इसके नीचे गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम देते हुए हम लोग का मार्केट सीधा डायरेक्शनल मूव में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट में दूसरा तीसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया या फिर कुछ समझ में आया, वो चीज़ ये था कि ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए मुझे एक छोटा रेंज चाहिए, उस बड़का ब्रेकआउट के बाद भी एक छोटा सा रेंज चाहिए जो मुझे वो उन लोगों को डराए, तभी
अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो बेसिकली जो ब्रेकआउट में हम लोग देखते हैं वो क्या होता है कि हम लोगों को पोजीशंस देखना रहता है कि पोजीशंस बिल्ड हो जाने दीजिए। देखिए, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर हम लोगों को मूवमेंट चाहिए तो हम लोग इस होप में नहीं मार्केट में ट्रेड करते हैं कि कोई और मार्केट में एंट्री लेगा हम लोग का एंट्री लेने के बाद, बल्कि हम लोग देखते ये हैं कि मार्केट में कोई और पोजीशंस बना चुके होते हैं, उन पोजीशंस का जो स्क्वायर अप होगा तब उनके कारण जो हम लोग को मोमेंटम मिलेगा, उसी चीज़ को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग ब्रेकआउट को इसलिए ट्रेड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट में बहुत दोनों साइड में पोजीशंस बन चुके होंगे, दोनों साइड में जब पोजीशंस बन चुके होंगे और पोजीशंस बनने के बाद जब ये रेंज बनता है छोटा सा जिसमें हम लोग डर रहा है, और डरने के बाद जब कोई एक ऐसा कैंडल बन जाता है तो उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है ब्रेकआउट में, ये ब्रेकआउट का बड़ा ब्रेकआउट हो गया। अब हम लोग उसमें पहला 10 को ट्रेड में मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि ये ब्रेकआउट मैंने छोटा ब्रेकआउट में मैं अलग अलग मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये इस ब्रेकआउट को अगर बड़का रेंज में अगर है तो उसका अगर ब्रेकआउट करना है तो उसके ऊपर जाके एक और छोटा रेंज बनाना चाहिए जो उन लोग को डरा रहा है, तभी हम लोग का वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ होगा। ठीक है, ये मतलब वो सस्टेन कर देना चाहिए मार्केट में। ठीक है, अब इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि ब्रेकआउट का भी अलग अलग तरीका होता है रेंज को ब्रेकआउट करने का या फिर नहीं करने का। ठीक है, अब ठीक है, अब हम लोग करें तो करें कैसे। अब जो छोटा रेंज है, जो हम लोग का छोटा रेंज होता है, अब इस रेंज का भी ब्रेकआउट होने का 2 3 4 तरीका, पता नहीं कौन कौन सा तरीका होगा। जैसे कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा था कि अगर कोई रेंज है तो रेंज के ऊपर जब कोई सस्टेन कर जाता है तो उसके दूसरा दिन हम लोग का एक मोमेंटम मिलता है, या फिर इस छोटा रेंज के ऊपर भी अगर आधा एक घंटा रुक जाए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो ये भी एक सेटअप बन सकता है मार्केट में ऊपर जाने का। ठीक है, अब अगर फिर ये गैप अप ही खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है फिर 920 के कैंडल में ही अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो शायद उसका जाए तो फिर हो सकता है। तो हम लोग को तो बहुत सारे अभी भी सेटअप बन रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी हम लोग का जा सकता है। तो हम लोग के पास जो हम लोग भले ही सोच के रखे थे कि ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, पर ब्रेकआउट को ट्रेड करने में भी हम लोग के पास बहुत सारे सेटअप्स बिल्ड हो जाते हैं। जैसे कि 920 का सेटअप बन सकता है ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, फिर रेंज ब्रेकआउट भी रेंज का भले ही रेंज है, ये बड़का रेंज है, बड़का रेंज के ऊपर छोटा रेंज बनाया, छोटा रेंज के ऊपर इसके ऊपर भी निकलेगा, तब जाके फिर सस्टेन करेगा, तब जाके फिर होगा, तब जाके हो सकता है ना कि तो ये भी एक सेटअप बन सकता है, 920 भी एक सेटअप बन सकता है। फिर किसी किसी दिन ये अचानक से चला भी जाता है, यहीं से निकल के चला जाता है, फिर उसका रीज़न क्या था, सब कुछ ऐसे। तो ये सब कुछ देखते देखते मतलब बहुत दिन तक ट्रेड करने के बाद भी, भले ही मैं ब्रेकआउट को ही ट्रेड कर रहा था, पर ब्रेकआउट को ट्रेड करने के बावजूद भी मैं मतलब 10 में से 5-6 बार मेरा गलत ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद अभी भी भले ही मैं ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहा हूँ, पर ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद भी शायद मेरे पास एकलौता सेटअप नहीं है जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने 920 का कैंडल को जो 920 कैंडल का जो मैं वीडियोस बना रहा था उसको मैंने डिसकंटिन्यू किया। डिसकंटिन्यू करने का मेन रीज़न ये है कि 920 कैंडल्स में भी हम लोग के बहुत सारे सेटअप्स बन जाते हैं। 920 कैंडल को देखते हुए भी हम लोग को अलग अलग टाइप का सेटअप बन जाता है। जैसे कि किसी दिन 920 कैंडल के अंदर अगर 3-4 को कैंडल बन गया तो किस टाइम पोजीशन पे कैसे हम लोग को, वैसे अगर 920 कैंडल अगर गैप डाउन खुल गया उसके अंदर 3-4 कैंडल अगर बन गया उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता तो वो कैसा ट्रेड करेगा, वो किस टाइप से मूव करेगा, वो हो गया। फिर अगर 920 बना, छोटा रेंज है, उसके नीचे अगर खुलता है और अगर एक उस लेवल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल को टच करके हैमर बनाता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो अलग अलग कैंडल्स को देखते हुए भी अलग अलग सेटअप हम लोग के बन रहे थे। तो वो सेटअप को देख जो अलग अलग सेटअप बन रहे थे, मतलब इन शॉर्ट जो हम सिंगल सेटअप समझ रहे थे कि हम ब्रेकआउट को ही ट्रेड करेंगे, बल्कि अब मेरे को समझ में आया कि ब्रेकआउट को ट्रेड करने के भी हज़ारों सेटअप हो सकते हैं, तो उसमें से भी मुझे एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं जब उसको ट्रेड करते रहा ब्रेकआउट को, तो लगभग 10 बार ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में और भी बहुत सारे कुछ समझ में आने लगा, और उसमें से मैंने ये 4 पैरामीटर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 पैरामीटर्स में भी मुझे 4 पैरामीटर्स को मैं बनाने में थोड़ा
हेल्प मिला। तो 4 पैरामीटर्स में भी ये जो 2 पैरामीटर्स तो मुझे अब समझ में आ गए थे कि ब्रेकआउट रेंज दो तीन टाइप के हो सकते हैं। एक बड़ा रेंज हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा रेंज है तो बड़ा रेंज में छोटा रेंज बनना चाहिए, और उस छोटा रेंज का ब्रेकआउट हो तभी इन लोग डरेंगे और इसमें एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। पहला पैरामीटर की तरह हम लोग इसको, पहला चीज़ जो हम लोग सीखे थे ब्रेकआउट ट्रेड करने में। दूसरा चीज़ कि ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने में भी बहुत सारे और भी सेटअप होते हैं, तो इसमें से भी मुझे कोई एक सेटअप ढूंढना होगा। तो उस सेटअप में भी कौन सा सेटअप बढ़िया होगा, कौन सा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो उसमें जब मैंने ट्रेड किया तो मुझे पता चला कि शायद सुबह सुबह जो सबसे बेस्ट मेरे लिए हो सकता है वो है मॉर्निंग का, जो हम लोग को मोमेंटम मिलता है वो मोमेंटम सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि जब भी अगर मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे ये अचानक से खुला, ये अचानक से नीचे खुलता है कि बहुत बड़ा कैंडल भी बना सकता है ना, 920 का बहुत बड़ा कैंडल बनाया जाता है। तो उसमें मुझे कितना बड़ा रेंज, मतलब ये 1-2% का भी 920 का कैंडल ही बन जाता है, 1-2% का मूव दे देता है 920 का कैंडल में। तो क्या मैं 1-2% का रिस्क लेके क्या मैं और भी एक्सपेक्ट करूँ कि और नीचे आएगा 2%, तब जाके मेरा 1:1 कर आएगा। क्योंकि अगर मैं नहीं रुकता हूँ तो फिर मेरा ऑप्शंस की तरह मेरा हालत हो जाता है कि मैं उतना ज़्यादा टाइम तक मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, जिस कारण मेरा एक ही दिन में पूरा का पूरा लॉस चला जाता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम हो सकता था। तो ये सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ रूल्स चाहिए, मुझे कुछ सिंगल सेटअप चाहिए, तभी जाके मेरा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए ये हो गया। फिर एक और दिन, मतलब अगला जो 10 ट्रेड था, अभी तक मैंने 22 ट्रेड लिए हुए हैं, 22 या 21, हाँ 22 ट्रेड लिए हुए हैं ये 920 का सेटअप पे ही, मतलब जब से मैं ये सेटअप को बता रहा हूँ तब से। उसके बाद पहला 10 ट्रेड मैंने 920 के ऊपर लिया, उसके बाद मैंने उसको चेंज करके दूसरा सेटअप मैं सिंगल सेटअप पे करने लगा कि मॉर्निंग ट्रेड को ही मैं ट्रेड करूँगा। और अगला जो 10 सेटअप था, जिसमें मैंने जो अभी जो मैं आपको इस सेटअप बताने वाला हूँ, अगला 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड मेरे गलत थे और 7 ट्रेड मेरे सही थे। और पहले जो 920 वाला मैं कर रहा था उसमें 6 ट्रेड मेरे गलत थे और 4 ट्रेड मेरे सही थे, ठीक है। ये है, ओके। तो अब मैं सिंपल उस चीज़ में जाता हूँ कि पैरामीटर्स, जो 4 पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला पैरामीटर ये है कि कोई भी सेटअप बनाने से पहले हम लोगों को जो, देखिए ये बहुत दिन का मेहनत के बाद मुझे इतना समझ में आया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं सिंगल सेटअप से ट्राई कर रहा हूँ। मैं महीना से लगभग 6-7 महीना हो चुका है। 6 महीना तो हो ही गया ना, 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना से मैं एक ही सिंगल सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में पहले ट्रेड कर रहा था, अब इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में मुझे ये दिक्कत हो रहा था कि वो ब्रेकआउट के लिए मुझे लगभग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक मुझे इंतज़ार करना पड़ जाता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद मैं इक्विटी में आया तो अब मुझे ब्रेकआउट मिल जाते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो इसलिए अब समझ रहे हैं ना ये चीज़। तो ये जो मैंने टाइम दिया है तब जाके ये सब हुआ है। तो अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा से देखिए, थोड़ा स्किप करके मत देखिएगा, ताकि कुछ कुछ समझ में आए, ठीक है। तो पहला पैरामीटर, ये कोई भी सेटअप के लिए काम करता है, मतलब अगर कोई भी आपको सेटअप बनाना है तो ये पैरामीटर्स को आपको देखना है। वो पहला पैरामीटर में हम लोगों को क्या देखना है कि पोजीशंस बिल्ड हो जाने चाहिए, ठीक है। हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोगों को पोजीशंस बिल्ड होने चाहिए। पोजीशंस बिल्ड होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग होप ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि मार्केट हम लोग का लेने के बाद हम लोग के साइड में और भी ट्रेडर्स आएंगे ट्रेड करने के लिए, नहीं। हम लोग स्टॉप लॉस देख के ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग इसमें क्या देख रहे थे कि ये रेंज हो जाए, ये रेंज है, इस रेंज का यहाँ पे क्या पोजीशंस बने हैं, ये पोजीशन अच्छा खासा दिन तक यहाँ पे इस रेंज में मार्केट बना हुआ था। तो बहुत सारे पोजीशंस ऊपर और नीचे के साइड में बन चुके हैं। तो ये पोजीशंस बने हुए होने चाहिए मार्केट में। मैं इस उम्मीद में नहीं आ रहा हूँ कि मैं अगर नीचे के साइड में ट्रेड कर रहा हूँ तो बहुत सारे सेलर्स और भी एंट्री लेंगे, नहीं, ये उम्मीद में नहीं हूँ मैं। पहला ये चीज़ है कि इन लोग यहाँ पे मार्केट में एंट्री लिया, ये चीज़ हम लोग को रेंज चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा आप जिसमें भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, प्राइस एक्शन में मैंने बता चुका हूँ, मूविंग एवरेज से भी हम लोग देख सकते हैं। तो
ये एक हम लोग का रेंज बन चुका होना चाहिए। रेंज बनने के बाद यहाँ पे मार्केट इसको ये जो छोटा रेंज बनाया, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों के बीच में डर पैदा हो गया, ठीक है। डर पैदा हुआ, उसके बाद इसको नीचे जब ब्रेक करता है ना, तो एक हम लोग को अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो पहला सिनेरियो क्या होना चाहिए, पहला पैरामीटर में हम लोग को क्या दिखना चाहिए कि हम लोग का जो सिस्टम में हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि जो ट्रेडर्स हम लोग का होप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अलग अलग ट्रेडर्स का एंट्री, जो जहाँ पे ट्रेडर एंट्री ले चुके हैं उस एंट्री को देखते हुए हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दूसरे ट्रेडर्स क्या, अदर्स ट्रेडर्स क्या पोजीशंस को बिल्ड होने का वेट कर रहे हैं, उन लोग का कब स्टॉप लॉस होगा उसका वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा कुछ सिनेरियो आपको ढूंढ कर रखना पड़ेगा, उन्हीं स्टॉक्स को देखना पड़ेगा जहाँ पे या तो आप रेंज ब्रेकआउट, अभी अगर रेंज ब्रेकआउट का देख रहे हैं तो रेंज ब्रेकआउट का ही देखिए। ये ऐसा मतलब कुछ बड़ा पोजीशंस बने होने चाहिए, तभी हम लोगों को अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया पहला पैरामीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीके का हम लोग का ढूंढने का कि ये बड़ा रेंज बना है उस रेंज का, ये ठीक है। अब उसका इसको ढूंढने का और भी तरीका हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें, पर उसके बाद यहाँ पे फिर ये छोटा रेंज बना, तो इस छोटा रेंज बना ना, तो छोटा रेंज बनने के बाद भी अब क्या होना चाहिए उसको देखिए। पहला पैरामीटर हम लोग को समझ में आया, अब इस छोटा रेंज की बात कर रहे हैं। अब छोटा ये चीज़ क्या हो गया कि ये जो है दूसरा पैरामीटर क्या होना चाहिए कि ये लोग जो भी हम लोग पोजीशंस बना चुके हैं ना, ये पोजीशंस जो बन चुके हैं ना, उस पोजीशंस में डर भी होना चाहिए। दूसरा दूसरा कि डर रहना चाहिए कि ये जो पोजीशंस बने, ये वाला, ये दूसरा हम लोग का डर होना चाहिए कि इन लोग का जो भी ये पोजीशंस बना है ना, इधर या उधर कहीं ना कहीं डर बनना चाहिए, ठीक है। डर होना चाहिए, ठीक। दूसरा पैरामीटर ये हो गया। तो ये डर कैसे बना, देखिए यहाँ पे पोजीशंस बने, यहाँ पे पोजीशंस बने, यहाँ पे पोजीशंस बने, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड में पोजीशन बने। मार्केट को लग रहा था कि ये पहले से अप साइड में था, मार्केट को लग रहा था कि और ऊपर जाएगा, तो जितना बार नीचे आ रहा था बहुत बार पोजीशंस बनते जा रहे थे। पर एक दिन अचानक से एक मार्केट में मूव आता है, ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी जाता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर एक रेड कैंडल बनाता है, और ये मार्केट इस जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट के नीचे चला जाता है। फिर यहाँ पे 3-4 दिन तक मार्केट यहीं पे सस्टेन कर जाता है। इसका सस्टेन करने का मतलब क्या है, सस्टेन करने का मतलब 2-3 निकलता है कि मार्केट इसके ऊपर जाना नहीं चाहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अब अगर इसके नीचे जाता है ना, तो जो अलग अलग ट्रेडर्स जो सेल करने के लिए आएंगे ना, तो सेल करने के लिए भी तो अलग अलग ट्रेडर्स आएंगे ना, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आएंगे कि हम लोगों को पूरा मूव लेना है, उन लोग के लिए ये स्टॉप लॉस भी देता है, ठीक है। उन लोग के लिए ये लेवल बना के देता है कि ये स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अनजाने कोई भी यहाँ पे जहाँ तहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, तो इसके कारण इसका स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। तो जब भी इसके नीचे जाता है ना, तो मार्केट में यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनाते हुए मार्केट में इसको मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसका एक इसका 1:1 पकड़ के मार्केट में यहाँ तक कम से कम आने का कोशिश करता है, ठीक। तो ये हो गया। तो पहला चीज़ कि क्या प्रोवाइड करता है कि ये मार्केट सस्टेन करके इनको डरा रहा है। फिर ये जो दूसरे ट्रेडर्स आएगा उनका भी एक लेवल बन गया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके ये नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो हम लोग को दूसरा पैरामीटर क्या है, उनका बीच में डर भी रहना चाहिए, ठीक। अब तीसरा चीज़ कि लास्ट डे क्या हुआ है, लास्ट डे क्या हुआ है, वो चीज़ लास्ट डे क्या हुआ है, ठीक है। अब लास्ट डे क्या हुआ है उसमें समझिए कि मान लीजिए कि छोटा सा जैसे कि यहाँ पे इसी में था, इसी में मैंने ट्रेड किया था, तो इसी को मैं बता देता हूँ। ये एक बड़ा रेंज है, पहला चीज़ मुझे मिल गया, यहाँ पे रुका भी, सस्टेन भी कर गया। अब ये वाला कैंडल जो ये छोटा सा कैंडल बना है ना, ये कैंडल देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ पे है, इसका क्लोजिंग नीचे साइड में है, बिल्कुल इस सब का जितना भी क्लोजिंग है ना उसके भी नीचे है। तो मतलब ये छोटा सा रेंज है ना, उस रेंज का नीचे में, इस रेंज का भी इन लोग का यहाँ पे डर बना देता है ये वाला लास्ट डे वाला कैंडल। तो ये कैंडल का क्लोजिंग बहुत अच्छा है, इस कैंडल का क्लोजिंग में भी बहुत अच्छा है। तो इसके कारण अब इससे भी बढ़िया मैं आपको दिखाता हूँ, जो इस सेटअप का हिसाब से है उसका दिखा।
आई थिंक टाटा मोटर्स में था ना। रुक जाइए, टाटा मोटर्स। एल में तो था, पर बहुत ज़्यादा दिन हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, इसको ट्रेड किया था, और भी बहुत सारे ट्रेड। चलिए उसको छोड़िए। जैसे कि ये वाला रेंज है, ये वाला रेंज बना, ये वाला रेंज बना, तो ये जो कैंडल बता रहा है ना, ये कैंडल, इस टाइप का कैंडल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल बनता है, ये सारे कैंडल्स के नीचे आके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। तो ये इसमें क्या बनता है कि ये जो रेंज बना है ना, ये छोटा रेंज बना है, ये छोटा रेंज का बीच में यहाँ पे डर क्या पैदा कर रहा है कि भले मार्केट यहाँ पे सस्टेन था, पर पिछला दिन एक अच्छा खासा मूव आया और अच्छी जगह पे क्लोजिंग दिया है। ये क्लोजिंग इसके नीचे भी हो सकती है, ठीक है, ये क्लोजिंग नीचे भी हो सकती है। तो ये इन लोग के बीच में डर बैठा देता है। तो अगर कहीं मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलता है और इस जगह पे खुल के अगर इसको क्लोज देता है ना, तो देखिए, तो एक अच्छा खासा बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है हम लोग को, ठीक है, ये चीज़। इन्फी में ही देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भले ही मार्केट यहाँ पे उतना वैसा ट्रेंड वैसा नहीं दिखाया है कि ऊपर से नीचे आया है, पर मार्केट यहाँ पे नीचे में ही खुलता है, नीचे में खुलता है और उसी जगह सस्टेन कर जाता है और नीचे साइड ही मार्केट में बना रह जाता है। तो पहला चीज़, पहला पैरामीटर में हम लोग को पोजीशन बिल्ड देखने हैं, ठीक है। दूसरा में हम लोग को डर चाहिए, उस किधरों ना किधरों डर। तीसरा में हम लोग को अपना ये देखना है कि लास्ट डे में किस टाइप का मूव हुआ है, ठीक है। अब चौथा में हम लोग को अपना लेवल्स ढूंढने मतलब जैसे कि कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे नहीं खुल रहा है, उस लेवल में कैसे है, क्या कैसे नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़, अब इसमें से अब मैं अपना सेटअप के बारे में बताता हूँ। मैंने जो सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, इसी चारों को देखते हुए देखिए, मेरा सिंपल सा तरीका है कि मैं रेंज ब्रेकआउट को ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट अगर बड़ा है तो मैं उसका छोटा, जैसे अगर बड़ा रेंज है तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे कहीं पे बने, ठीक है। और उसके बाद इस छोटे रेंज का मैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का मैं ट्रेड करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस छोटे रेंज का भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक्स छोटे रेंज में बढ़ा हुआ है 3 4 5 दिन से, ठीक है। अब बढ़ा हुआ, उसके बाद कोई भी एक, पहला तो रेंज में होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर उसके बाद एक अच्छा कैंडल बनाता है, अच्छा कैंडल बनाया मतलब इस रेंज के ऊपर ऊपर रहे, या फिर बहुत ही अच्छा या इसी के आमने सामने रहे कहीं पे, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया तो भी कोई बात नहीं, पर इस रेंज के बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। इस रेंज के बाहर निकलना चाहिए और एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए जिसमें उस ये जो रेंज बना ना, छोटा रेंज, उस रेंज का डर बन जाना चाहिए एक ही कैंडल में कि अब शायद मार्केट नहीं रुकेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया लास्ट डे कैंडल का। अब ये दो चीज़ देखते हुए मैं उसको अब अपना पैरामीटर में ले लूँगा, मतलब अपना वॉच लिस्ट में ले लूँगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट बनता है दूसरे दिन, मतलब अगले दिन ट्रेड करने के लिए। अब मैं
उसको अपना वॉच लिस्ट में डाल लूँगा। जितने भी ऐसे स्टॉक्स बने होंगे, जितने भी ऐसे स्टॉक्स होंगे, मैं उन सारे स्टॉक्स को अपना वॉच लिस्ट में डाल लूँगा। अब उसमें से जितने भी बनते हैं उसमें से अब मैं फिर दूसरा चीज़ मैं अब एनालिसिस करूँगा कि अगला जो पोजीशंस आता है ना, अगला जो सिनेरियो बनता है, उस चीज़ को मैं अब ट्रेड करूँगा, मतलब एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। मैं ये चीज़ इतना ही बस देखते हुए पहला चीज़ क्या देखा कि रेंज में होना चाहिए। अब रेंज से निकला हो या फिर कुछ ऐसा ऐसा कैंडल बना हो कि इन लोग का टर्म हो उसमें। ठीक है, अब इतना चीज़ देखते हैं, मैंने उसको वॉच लिस्ट में डाल लिया। ठीक है, अब जितने भी कैंडल, जितने भी स्टॉक्स होंगे ऐसे, उसके हिसाब से अब वहाँ वॉच लिस्ट में डालने के बाद उसको मैं अब फिर सॉर्ट करूँगा कि कौन सा बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो भी भले उस दिन जो लास्ट दिन हुआ है उसको अब मैं अच्छा से एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ है। भले जो उस सपोर्ट के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे वो ब्रेकआउट दिया है, क्या वो ब्रेकआउट धीरे धीरे हुआ है। अगर धीरे धीरे भी हुआ है कोई बात नहीं, तो कैसा रेजिस्टेंस लेते हुए गया है, कैसा सपोर्ट लेते हुए गया है। अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होना चाहिए कि बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि मार्केट अगर ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद जो भी इसको क्रॉस करने के बाद अगर कम से कम आधा 1 घंटा का अगर रेंज बना दे, शॉर्ट रेंज बना दे ऊपर के साइड में, ठीक है, शॉर्ट रेंज बना दे ऊपर के साइड में, तो मैं ये मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन बनेगा कि अगर कोई भी अगर एक छोटा सा रेंज बना दे तो ये मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अब मुझे ये पता चल चुका है कि मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, यहाँ पे सस्टेन भी कर चुका है, और इसका यहाँ भी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के मार्केट उसके नीचे आना नहीं चाहता और यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे दे, तो अब ये मेरे लिए बेस्ट बनता है। तो अगर कहीं पे कल को मार्केट यहीं जगह पे खुलता है और फिर क्रॉस करता है तो इसमें बहुत ही बेस्ट मोमेंटम आएगा और बहुत अच्छा एक 1:1 तो मेरे लिए आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये रेंज बनने का या फिर कुछ भी आप रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो उस रेजिस्टेंस को ढूंढने का भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि वो 1% से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं 55 से 77, मतलब 0.77 से 0.5%, इससे ज़्यादा मतलब 0.7 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, 8.5, इतना थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ता है। उसका कैसा सिनेरियो पहले का है उसका देखते हुए। पर 9 से ऊपर हो जाता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज हो जाएगा तो उसको सही नहीं लगता है। तो 0.5 से 0.77 तक का ही रेंज बना रहना चाहिए, ताकि मैं इसको पहले से ही या तो बास्केट ऑर्डर बना के रख पाऊँ कि मैं इतना ही स्टॉप लॉस लूँगा या इतना ही। ठीक है, तो ये हो गया, ये रेंज बनना चाहिए छोटा सा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे खुलता है ना तो ये दोनों लेवल बन जाते हैं। कल भी अगर इसी जगह पे खुलता है तो ये लेवल बन जाता है कि ये मार्केट कल पिछले दिन इसके नीचे जा नहीं रहा था, तो अगर इसके नीचे अगर आ गया वापस और तुरंत अगर फिर से अंदर नहीं घुसता है, अगर इसको क्रॉस करने के बाद, इसको क्रॉस करने से पहले ही अगर नीचे आ जाता है और इस यहाँ नीचे आने के बाद अगर फिर से कुछ देर रुक जाता है, तो मान के चलिए कि ये स्टॉक्स फिर से वो मोमेंटम नहीं मिलने वाला जैसी मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसको छोड़ देना बेटर रहता है। तो 1-2 मिनट अगर इसके ऊपर ही रुक गया और या फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि मार्केट में फिर से इस स्टॉक में फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। मैं ट्रेड किया है तो मुझे पता है कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं लगभग 10-12 ट्रेड ले चुका हूँ तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये या फिर अगर तुरंत आके तुरंत वापस जाता है और फिर से क्रॉस करता है ना तो फिर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और ये मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बहुत कम ही मार्केट, फिर से बहुत कम ही मार्केट में ये ट्रेंड, अभी तक 12 में से मेरा बहुत कम ही ऐसा ट्रेड निकला, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं निकला है जहाँ पे पूरा मेरा स्टॉप लॉस इसका ले लिया। हाँ, शायद एक को मैं लिया था विप्रो में, और उसमें तो ग्लिच ही हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन को, अजीब सा ग्लिच था। मैं भले ही उसको एग्जिट कर दिया था फिर भी मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर मैं प्रॉफिट को एग्जिट किया तो प्रॉफिट में भी फिर पता नहीं क्या हुआ था उस दिन को, छोड़िए, उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, तो एक दिन हुआ था। ठीक है, अब
ये हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन, इस लेवल को बनने दीजिए। कभी कभी ये होता है ना कि मार्केट ये ऊपर का जोन में निकलता है और अचानक से निकल जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो ट्रेडर्स जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे हैं, जो अपना पोजीशंस को यहाँ पे कट करेंगे, अगर ऊपर से हट जाएगा तो अगर अचानक तुरंत ही एक ही दो सेकंड में, एक ही दो टिक में अगर ऊपर चला जाता है ना, तो वो फिर अपना अपना जो स्टॉप लॉस है ना, अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसके कारण वो मोमेंटम नहीं मिलता है, या फिर से मार्केट का मतलब फिर से इस आ, क्या बोलते हैं, इस स्टॉक का फिर से वापस आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग का ये स्टॉप लॉस सही ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि एटलीस्ट 2-4 सेकंड, मतलब 2-4 टिक कम से कम कुछ देर दिमाग को देखने दीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेड लेने लायक, मतलब इतना टाइम मिल चुका है कि आप बाइंग का क्लिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, थोड़ा देर देख लीजिए। मतलब 2-4 सेकंड, 10 सेकंड एटलीस्ट, 10 सेकंड एटलीस्ट देख लीजिए, 2-4 टिक देख लीजिए कि हाँ मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुका। उसके बाद अब थोड़ा देर रुका तो उसमें क्या हुआ ना कि अब जो भी लोग यहाँ पे फंसे हैं ना, तो उन लोगों को पता चल गया कि अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएगा ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूँगा। उन लोग जो रेंज में फंसे हुए थे अपना पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तो उनके माइंड में ये लेवल्स बन गए हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा, और इसके नीचे चला गया तो, और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ना, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो फिर हम लोग का क्या स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके नीचे। तो जितने भी लोग यहाँ से निकले होंगे ना, उसके बाद फिर इसके नीचे फिर मार्केट नहीं आने का कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये एक और लेवल बन जाता है कि इसके ऊपर क्रॉस कर गया तो उसके नीचे तो पहले तो आने का कोशिश नहीं करेगा, नीचे यहाँ पे। तो समझ रहे हैं, ये चीज़ पहला चीज़। ये रेंज बन गया, तो रेंज बन गया तो यहाँ पे खुलना चाहिए, इसी जगह पे कहीं पे खुलना चाहिए। थोड़ा देर के लिए नीचे आया फिर ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, पर अगर इसके नीचे अगर कुछ देर रुक गया ना, तो छोड़ दीजिए उस स्टॉक को, उसके अलावा कुछ और स्टॉक ढूंढिए। और अगर यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद अगर 2-4 सेकंड रुकने के बाद अगर क्लोज करता है ना, तो ये आपका मान के चलिए कि ये 7-8 बार तो प्रॉफिट दे ही देता है। और इसको इस जो इसका जो स्टॉप लॉस है ना, बहुत कम ही यहाँ टेस्ट करने के लिए आता है, बहुत अच्छा हम लोग को प्रॉफिट देता है। ठीक है, ये चीज़। अब मैंने इसको कैसे ट्रेड किया था वो चीज़ देखिए। ये हम लोग का रेंज था, ठीक है, जो इन्फी में ये रेंज था। मार्केट आया, मार्केट खुला, ये ग्रीन कैंडल बना, पर ग्रीन कैंडल देखिए हैमर कैंडल बना था। हैमर कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर वो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आया, उसके बाद ये एक फ्लैग पैटर्न की टाइप का बनाता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाता है, और इसका क्लोजिंग, देखिए क्लोज भी बहुत अच्छा ये होता है। क्लोजिंग जहाँ पे होता है वो भी एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग का सपोर्ट या फिर लेवल की तरह काम करता है। तो मैंने इसको पहले जो एनालिसिस से किया था कि ये वाला लेवल देखिए, ये लगभग लगभग 0.9 तक पहुंच जाता है। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर 0.77 तक रहे तो ठीक है, पर अगर 0.8 तक 9 से ऊपर ना पहुंचे तो ही बेटर है। तो इसमें मैंने ये देखा, मैंने ये सोच के रखा था कि अगर ये क्लोजिंग, अपना जो क्लोजिंग है ना, अपना क्लोजिंग के ऊपर अगर, मैंने इसी जगह पे कहीं पे रखा था कि अगर जैसे यहाँ पे 1.57 का था, तो इतना मैंने रखा था शायद। तो इसका क्लोजिंग भी उसी जगह पे दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए इसका क्लोजिंग भी इसी जगह पे, तो ये क्लोजिंग भी एक अच्छा लेवल है। तो मेरा मेरा सेटअप में ये पहला चीज़ आ रहा था। अरे यार,
मेरे सेटअप में हिसाब से आ रहा था कि उसका क्लोजिंग जो है ना, उस क्लोजिंग और लो के बीच में कहीं पे खुले, क्लोजिंग और लो के बीच में कहीं पे खुले, और उसके बाद अगर क्रॉस करे तो ही मैं जाऊंगा। तो देखिए, इसमें भी मेरा वो बेस्ट सेटअप की तरह मेरा काम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये रेंज अगर इसी के बीच में अगर कहीं पे रेंज रहता ना, ये रेंज अगर इतना ऊपर ना जाता और इसी के बीच में ये वाला लेवल और ये वाला लेवल के बीच में अगर कहीं पे खुल जाता, रह जाता और ऐसे ही खुलता, तो ये और भी तेज़ी से मोमेंटम करता। ठीक है, और भी तेज़ी से मोमेंटम करता, क्योंकि ये जो रेंज में जितने भी पोजीशंस बने थे ना, उन पोजीशंस का भी कटता। ठीक है, इसलिए ठीक। तो यहाँ पे कहीं पे खुला, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, इसके फिर उस क्लोजिंग तक टच नहीं करता है। हम लोग को इसमें थोड़ा थकाता ज़रूर है, पर ये टच नहीं करता है और हम लोग को कितना अच्छा मोमेंटम मिलता है, देखिए। मैं लगभग इस जगह पे रुक गया था, मतलब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने। अभी तो मेरा पहला टारगेट ही यही है कि 1:1, मेरा 1:1 मिल जाता है, मैं निकल जाता हूँ। पहला पहला टारगेट हमेशा छोटा रखना चाहिए, उतना। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता था कि यहाँ पे जो रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर से एक मोमेंटम मिलेगा, पर फिर भी उतना काहे रिस्क लेना, जितना मिल रहा है उतना वाला प्रॉफिट बुक कर। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से, कितना अच्छा, लगभग 1.5% का मूव करता है। ठीक है, ये हो गया। और भी मैंने ट्रेड किया है, मैं अपना ट्रेड सिखाता हूँ। पावर ग्रिड में मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड किया मुझे याद होगा, इसमें नहीं ट्रेड किया है, ग्रासिम में ट्रेड किया था एक दिन। रुकिए, मैं अपना पूरा ट्रेड ही दिखाता हूँ। हम्म, देखिए 10 तक मैंने 920 का कैंडल, 10 को ट्रेड तक मैंने 920 का कैंडल में किया था। लगभग में मेरा 6 दिन का लॉसेस था, 6 ट्रेड का लॉसेस था, 4 ट्रेड में प्रॉफिट था। ठीक है, उसके बाद मैंने जब से ये स्टार्ट किया है, 3 ट्रेड में मेरा लॉस था 20 को तक, अगला 10 ट्रेड में, और 7 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था। उसके बाद ये विप्रो, विप्रो भी मैं प्रॉफिट ही दिया था, पर मेरा पता नहीं क्या ग्लिच था कि क्या था, मेरा लॉसेस में निकल गया। ठीक है, वो चीज़ था। फिर इन्फी में मैंने ट्रेड किया है। ठीक है, अब टाटा कंज्यूमर में मैंने ट्रेड किया है, भारतीय एयरटेल, एल एन टी में कब, 28 को ना, एल एन टी में मैंने 28 को ट्रेड किया है ना। इस दिन का देख लीजिए। 24 का ट्रेड है, 28 का है लिखे हम। कुछ तो गलती हुआ है मेरे से यहाँ। ठीक है, पहले छोड़ो एल एन टी का, यहाँ पे मैंने एल एन टी को ट्रेड किया था, या छोड़ो इसको, मैं आपको भरोसा नहीं होगा। मैं रिलायंस का दिखाता हूँ, 24 का रिलायंस। तो ये भी एक अच्छा ही ट्रेड है। ठीक है, रिलायंस 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 रिलायंस,
तो ये रिलायंस में बहुत अच्छा रेंज बना था। रेंज बनने के बाद ये खुद भी एक सपोर्ट जोन था, तो इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा मूव नहीं मिला था पहले से ही। ठीक है, तो कुछ दिन रुका रुका ये वाला रेंज में, छोटा सा रेंज में रुका, छोटा सा रेंज में रुका। रुकने के बाद यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल, ये 23 तारीख का है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हैमर टाइप का कैंडल मतलब ऊपर जाके फिर नीचे है, मतलब सस्टेन किया। ठीक है, ढंग का सस्टेन किया। उसके बाद सस्टेन करने के बाद कैसा यहाँ पे बनाता है देखिए, ये वाला रेंज बनाया। ठीक है, ये रेंज कितना का बनता है, ये लगभग लगभग 50 0.5 का 0.5% का रेंज बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसके यहाँ पे खुलता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, पूरा ग्रीन कैंडल बनाता है। ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसके ऊपर चला जाता है, फिर तुरंत वापस भी आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही इसको क्रॉस करता है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ और मुझे अपना हिसाब का ट्रेड मुझे इसमें फिर से यहाँ पे 0.3 का था, 0.3 में मैंने रुका रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर उसको सस्टेन भी किया, सस्टेन किया। उसके बाद फिर अचानक से फिर इतना है आ जाता है, लगभग लगभग एक ही मूव में हम लोग को 0.87 का मूव मिल जाता है। तो जितना हम लोग को चाहिए था, हम लोग को कितना चाहिए था, 0.5 का चाहिए था, हम लोग को लगभग लगभग तो डबल मिल ही गया। तो हम लोग को और क्या चाहिए, तो हम लोग को इतना परसेंट मूव भी मिल गया। ठीक, ये हो गया। अब अगर इसी, मैंने खुद देखा है कि ढंग का अगर कभी किसी किसी दिन अगर मिल जाता है ना, तो ये 3 गुना 4 गुना तक चला जाता है। तो ऊपर से मॉर्निंग में मूव मिलता है, तो अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा हम लोग का ये सेटअप बनता है। तो सेटअप का पहला रूल क्या था, पहला पैरामीटर क्या था। ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप है, मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे इस पहले एक ही सेटअप में काम करने के लिए मैंने बहुत दिन से, लगभग 1 साल हो गया, मैं एक ही सेटअप को ढूंढने के लिए कि कैसे काम किया जाता है एक ही सेटअप में काम करने के लिए। मैं पहले बैंक निफ्टी में पड़ा हुआ था, फिर बैंक निफ्टी को मैं बहुत, देखिए बैंक निफ्टी में मैंने बहुत दिन ट्रेड किया, लगभग 2 साल 2 2.5 साल मेरा हो गया बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए। तो बैंक निफ्टी को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मुझे ऑप्शंस का डर क्या होता है वो चीज़ मुझे पता चला, उसका मैंने वीडियो बनाना है, तो मैं बना दूँगा। ये वीडियो मेरा थोड़ा शायद स्लो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बस बताना चाहता था कि ये चीज़ हो रहा है, ये मैं जर्नी को बताना चाहता था। ठीक है, तो इसके कारण तो ऑप्शंस में था, ऑप्शंस के बाद इक्विटी में आया। और जो रिस्क मैनेज होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक वीडियो मेरा उसमें पेंडिंग है। उस वीडियो को, वो वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट वाला वीडियो है। तो वो चीज़ के बारे में भी इसी चीज़ से पता चला कि कैसे मुझे रिस्क मैनेज करना चाहिए, ये जो एक ही सेटअप में मैं ट्रेड करके। और अभी बहुत कुछ था, अलग अलग चीज़ों पे मुझे भरोसा भी होने लगा। जब मैंने ये 20 ट्रेड्स पर एक ही ट्रेड में लिया है ना, तो मुझे अब भरोसा, बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है कि मैं कैसे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, कैसे मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब तो जब मैं इसके ऊपर ले लिया ना, तो अब मुझे भरोसा होने लगा है कि ये मेरा लेवल को उतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, और अगर इसके ऊपर क्रॉस किया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस जोन हो चुका है कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग को रेंज ढूंढना है। रेंज ढूंढने के बाद एक अच्छा कैंडल का वेट करो, या तो ऊपर चला जाए नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अभी हम लोग उस चीज़ को, रेंज ब्रेकआउट को हम लोग ट्रेड करना, उस सेटअप में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर रेंज बने और उसको ट्रेड करें, उसका भी हम लोग करेंगे। पर पहले अभी एक सेटअप में ट्रेड करना है, जिसको हम लोग मॉर्निंग में ही हम लोग ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, और हर रोज़ मिल जाता है कुछ ना कुछ, आज का भी मैं स्टॉक्स दिखा दूंगा। तो अभी उसका हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों क्यों अभी उसका नहीं करना है, क्योंकि
इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा मार्केट में ज़्यादा। अभी जितना कम मार्केट में अभी रहेंगे उतना हम लोग के लिए बेटर है, क्योंकि हम लोग ओवर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को प्रॉफिटेबल होना है, एक ही सेटअप में काम करना है, ठीक है। तो उसको बाहर मिले। मुझे शुरुआत में अगर एक दो अगर स्टॉक्स भी मिल गए जो मेरे हिसाब से मिल गए और मेरे हिसाब से रह गए, तो पहला चीज़ हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एंट्री लेना है बिना डरे। दूसरा चीज़ हम लोग को अपना स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है और मार्केट में अपना टारगेट के लिए वेट करना है। तो इससे हम लोगों का अपना हम लोग का डिसिप्लिन भी बनता जाएगा। हम लोग अपना टारगेट तक वेट करने के लिए हम लोग उत्साहित भी रहेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन भी बनाएंगे कि ठीक है भाई, हम अपने टारगेट के लिए रुके हुए हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग के लिए मैटर करा। एक दो ट्रेड क्या है यार, हम लोग को चाहिए तो उतना ही। मैं ऑप्शंस में इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, पर यकीन मानिए भले मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, पर मैं आज तक कभी रुक नहीं पाया हूँ 1% 2% के लिए मैं ऑप्शंस में, ठीक है। पर मैं इसमें 1% तक रुक जाता हूँ, मैं 1:1 तक रुक जाता हूँ, ठीक है। इसमें 1:1 से ज़्यादा भी मैंने रुका हुआ हूँ, पर मुझे अभी 1:1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं 100 ट्रेड तक मैं 1:1 में ही खुश हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ ना कितना ट्रेड मेरा 1:1 से ज़्यादा जाएगा, तो उसमें जब मुझे भरोसा होगा ना, तब मैं उसके बाद मैं बढ़ाने के घटाने की सोचूंगा और मुझे अलग अलग कंडीशंस भी दिखेंगे। और एक ही ट्रेड को मैं जब ट्रेड करते जा रहा हूँ ना, तो मुझे भरोसा भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई भी देख रहा है तो उसमें देखिए एक कंडीशन तक पहुँचने मैं मेरा वीडियोस बनाने का ये भी एक कारण है कि शायद आप लोग को भरोसा हो सके कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है और कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे सिनेरियो से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, पहला पैरामीटर में क्या देखना है कि रेंज देखना है। रेंज के बाद निकलने दीजिए तो हम लोग को स्टॉक्स अब वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब जैसे ही निकला ना, तो लास्ट डे का अब एनालाइज़ कीजिए कि कैसे ट्रेड हुआ है। अगर ये अच्छा से ट्रेड हुआ है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर गया है, तो लास्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था ऊपर की साइड था, तो लास्ट जो रेजिस्टेंस था और अभी जो जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो उसको देखते हुए या फिर ओपन और हाई के देखते हुए उसमें एक लेवल नीचे की साइड में देख लीजिए कि हाँ ये लेवल है, इसके ऊपर ही कहीं पे खुलना चाहिए, ताकि जो अदर्स जो ट्रेडर हैं, जिन लोग अभी तक मार्केट को मतलब अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं, उनका पोजीशंस अभी तक जो लोग कटा नहीं है, उन लोग का बीच मन में डर बैठे कि हम लोग का अगर इसके ऊपर जाए, जो लास्ट डे का हाई था उसके ऊपर जाए, तो हम लोग अपना पोजीशन से निकल जाएंगे। ये उन लोग को लेवल को बनने दीजिए। उसके बाद जब क्रॉस हो तो आप एंट्री ले लीजिए बिना कुछ सोचे। अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है इसका। और इससे हम लोग को क्या एक और क्या फ़ायदा मिल जाता है कि जब रेजिस्टेंस आप निकाल लेते हैं ना, यहाँ का सपोर्ट आप निकाल लेते हैं, तो आप इसको पहले से ही कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कितना बनता है, तो आपको बाद में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो आप अपना बास्केट ऑर्डर बना के रखिए, अगर 2 4 5 सेकंड बनता है तो वहाँ पे बास्केट ऑर्डर को मार दीजिए, और जितना ही होता है आपका 1:1 होता है तो टारगेट ले लीजिए। सिंपल, ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। कभी कभी ये एक ही मोमेंटम में बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। मैंने खुद देखा है, तो मैं उतना वेट नहीं करता, किसी दिन मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई रुक सकता है तो रुक जाए। ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है। 1:1 तो बहुत कम है, 1:2 1:3 1:4 1:5 तक भी जाता है मैंने 4% तक का देखे, यही 20 ट्रेड में ही, ठीक। उससे ज़्यादा का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो पहला रेंज निकलने दीजिए, वॉच लिस्ट में आया। उसके बाद अगर रेंज मिल गया तो सबसे बेस्ट, रेंज अगर मिल गया तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही बन गया, यहाँ पे खुलना चाहिए। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे खुलना चाहिए। खुलने के बाद 2 4 सेकंड रुकने दीजिए उसके बाद, ताकि ये लेवल बन जाए। ये लेवल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बन जाए तो लेवल को जैसे ही क्रॉस करे ले लीजिए, ठीक। ये तो पहला पैरामीटर रेंज, दूसरा पैरामीटर अच्छा कैंडल निकलने दीजिए, तीसरा पैरामीटर दोनों लेवल हम लोग को पता होना चाहिए, चौथा पैरामीटर इसी के अंदर खुलना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतना कुछ होगा तब तो हम लोग कहीं ट्रेड लेंगे। अरे भाई, 3 4 स्टॉक्स हम लोग को हर रोज़ मिल ही जाते हैं ऐसे सिनेरियो में। उसमें से अगर आपको एक भी मिला तो आपको मिल रहा है ना, कोई तो मिल रहा है ना। तो संदेश रखो ना, जो चीज़ जितना चाहिए आपको उतना एक चीज़ में एक ही स्टॉक्स में आपको मिल जाएगा, भरोसा रखिए मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा है। अब कल के लिए जो मैंने ढूंढ के रखा है या फिर कल के लिए जो मैं ट्रेड करूँगा जो स्टॉक्स को, उनके बारे में मैं दिखाता हूँ।
ठीक है। सबसे पहले एच डी एफ सी पहले से ही बहुत बढ़िया रेंज में है। ये रेंज अगर इसके नीचे रहता तो मैं उतना ऊपर के साइड में उतना मतलब उतना पॉजिटिव नहीं रहता। पर देखिए अभी क्या हुआ है, बहुत दिन से 2-3 साल से इसमें रेंज में बना हुआ, मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। पर उस रेंज के बावजूद भी यहाँ पे भी रेंज बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया था, फिर धीरे धीरे रेंज बनाते हुए ऊपर जा रहा है मार्केट, और फिर से यहाँ पे 7-8 दिन का रेंज बनाया। ठीक है, 7-8 दिन का रेंज बनाया है। ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, ये वाला रेंज। अब ये क्लोजिंग देखिए, बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है हम लोग को। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है, तो इसलिए मैं इसको रखा हूँ। अब आप बोलेंगे इसके ऊपर में रेजिस्टेंस है। अरे भाई उतना कुछ देखेंगे ना तो हम कभी कुछ ट्रेडिंग नहीं ले पाएंगे। अभी भी मेरा बहुत सारा कंडीशन है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ है इसमें। बहुत ही अच्छा सिचुएशन बनाया है। लगभग 1 घंटा 15 आधा, हाँ लगभग 1-1.5 घंटा मार्केट इसी रेंज में बनाया है। इस दोनों का रेंज में। और इसका कितना है ये भी देखिए, लगभग 57-56 है। ठीक, तो मैं इसका बास्केट ऑर्डर बना लूँगा अभी ही कि कितना मुझे रिस्क लेना है उसके हिसाब से। और अगर कल मार्केट यहीं पे खुलता है, इसी बीच में कहीं पे 2-4 सेकेंड रुकता है, ऊपर क्रॉस करता है, बिना कुछ सोचे मैं अपना ले लूँगा 1:1 अगर मेरे को मिला। अगर उसके बाद भी अगर ट्रेड करता है, कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1:1 से ऊपर जाए तो। पर अगर 1:1 जाए तो मैं प्रॉफिट मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक, तो ये जाने का चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसा ही सिचुएशन एसबीआई में भी बनाया है। एसबीआई में देखिए कितना अच्छा बनाया है। ठीक है, पहला रेंज तो ये है। ठीक, इसके ऊपर जा नहीं रहा था। उसके बाद फिर से दूसरा देखिएगा तो ये दोनों के बीच में 3-4 दिन तक रुका। उसके बाद अभी ये बनाया है। अब उसके बाद ये वाला रेंज फिर ऊपर में बना दिया है। अब आप बताइए, इसके बीच खुलता है, 2-4 सेकंड रुकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड रुक गया, उसके बाद क्लोजिंग देता है। तो इससे अच्छा क्या सिनेरियो बन सकता है जब मैं एक अच्छा मोमेंटम के लिए ट्रेड करूं। इससे अच्छा मोमेंटम क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं मोमेंटम मिलेगा, या फिर इससे बेटर मेरे को सिनेरियो क्या मिलेगा। मतलब पहले से ही एक बड़ा सा रेंज है, उसको ब्रेक किया, ऊपर में जाकर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद पहले इसको समझिए। यहाँ पे क्या था, मार्केट का सिनेरियो डाउन था। ठीक है, डाउन नीचे ब्रेक कर रहा था, फिर नीचे चला जा रहा था, मतलब रेंज बना रहा था, फिर नीचे चला जा रहा था, फिर रेंज बनाया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, एक अच्छा कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, ये भी क्लोज करता है, फिर उसको यहाँ पे 3-4 दिन और रुकता है। तो इन लोगों के बीच में डर भले से ही मेंटेन्ड है। अब डर मेंटेन होने के बाद फिर इसको फिर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। अब अब सोचिए कितना सारा कंडीशंस बन के इतना कंडीशंस बन रहा है कि भाई पहले रेंज बनाया बड़का, फिर छोटका रेंज बनाया, उसके बाद ऊपर गया है, उसके बाद भी रुका है, उसमें भी फिर एक छोटा रेंज बनाया है। अब कल को भी किस्मत से उसी जगह खुलता है, 2-4 सेकंड रुकता है, लेवल बनाता है, उसके ऊपर जाता है। अब बताइए इससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन कहाँ मिलेगा कि पोजीशंस भी बिल्ड हो चुके हैं, उनके अंदर डर भी आ चुका है, फिर उसके उस डर को भी उसी साइड में मेंटेन कर चुका है। अब अगर फिर से वो उसी जगह खुलता है, वैसी रेंज में खुलता है, मतलब उस हाई के नीचे खुलता है, फिर ऊपर जाता है, तो और क्या सिचुएशन चाहिए होगा इन लोगों को अपना पोजीशन से निकलने के लिए। तो और क्या सिचुएशन चाहिए आपको मार्केट में एंट्री लेने के लिए।
और इससे बेटर क्या सिचुएशन हो सकता है। और अगर सिचुएशन इससे ख़राब हो भी सकता है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर हम लोग ट्रेड लेना तो 0.5 जाना है। 0.5 इतना परसेंट नहीं है, शायद 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल में ही शायद हम लोग को 0.5% हम लोग को मिल जाता है। अगर आप कहीं भी ट्रेड ले लीजिए ना तो भी आप 0.5% का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर का हमारा टारगेट लगा लीजिए कहीं भी, तो भी 50% चांसेस ये है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट होने का और लॉस होने का 50-50 चांसेस है ही, रहता तो है ही। तो उसके बाद अगर इतना एनालिसिस करने के बाद अगर वो ऊपर जाता है तो आपको चांसेस कितना है प्रॉफिट होने का, कितना है, अच्छा ही होगा ना। 70%, 80%, हम लोग को 70 से 80% ही तो लाना है। 50-50 से हम लोग को 70 से 80% लाना है अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो क्या ये होने का चांसेस नहीं है? तो अगर इतना कंडीशन मैच हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आप टाटा स्टील को देखिए, ठीक है, टाटा स्टील में क्या पहले से कांड किया हो रहा है। टाटा स्टील बहुत अच्छा नेगेटिव मोमेंटम दे चुका है, ठीक है। तो हम लोग का पोजीशंस किधर बिल्ड हो चुके हैं, पहले उसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं। ये नेगेटिव मूव हम लोग को मिल चुका है पहले ही। तो पोजीशंस किधर है, ऊपर के साइड है। और ये रेंज कहाँ पे बनाता है, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट 3-4 बार रुक चुका है इसी जगह पे रेंज बनाता है। तो ये इसके ऊपर जा चुका है, तो इस रेंज के ऊपर गया है, ठीक है। तो इस रेंज के ऊपर पोजीशंस किधर बिल्ड हो चुके हैं, नीचे के साइड में। उन लोग क्या देख रहे थे कि अगर उन लोग निकलेंगे कब, यहाँ पे, और फिर बायर्स कहाँ पे आएंगे, और भी ज़्यादा बायर्स कहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये ऊपर में जाके यहाँ पे निकल चुका है, ये रेजिस्टेंस है। पहला चीज़ तो हम लोग को यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं, पोजीशंस इस रेंज में भी पोजीशंस बिल्ड हुए थे, तो इस रेंज में पोजीशन से निकला है। अब कल को उस जो भी है रेंज में जितने भी पोजीशंस बने हैं उसी में अगर फिर से कटता है हाई की तरफ तो कटने का चांसेस है। पोजीशंस भी ऊपर के नाइट में नीचे भी है, उन लोग का अपना प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, नए बायर्स भी आ सकते हैं। तो इतने सारे कंडीशन हम लोग का पहले से ही मैच हो रहा है, ठीक। पहले से ही मैच हो रहे थे। इसके ऊपर निकल चुका है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। आज हुआ क्या, इसका अगर एनालिसिस करना हो तो सिंपल, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद सीधा ऊपर जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अपना जो रेंज था ना, रेंज के साइड में जाता है, रेंज का रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रुकता है, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, फिर से आता है, ठीक है, फिर से आता है। तो इस बार अब जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का अब फिर सपोर्ट की तरह काम करता है, फिर ये ऊपर चला जाता है। तो ये रेंज था ना, ये रेंज और इस रेंज के बीच में ये जो पहले जो इसका स्विंग हाई था, स्विंग हाई को फिर से जब क्रॉस करता है तो अब सीधा सीधा बात ये बोल रहा है कि अब हम यहाँ पे सस्टेन करना चाहते हैं। हम यहाँ चेक भी कर लिए कि हमको और नीचे नहीं जाना है। तो पहला चीज़, मार्केट अगर इस दोनों रेंज के बीच में यहाँ पे कहीं खुलता निकले, आई डोंट केयर, आई विल टेक ट्रेड वट एवर हैपन्स। अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। भाई यहाँ से सब कुछ ज़्यादा नौटंकी हो गया। कितना का स्टॉप लेना है, 60 का। अगर 60 का अगर अपना स्विंग लो का भी यहाँ कभी रखते हैं तो भी 0.7 का हम लोग का बन रहा है। तो इतना का हम लोग लेके अगर उसका भी नहीं तो यहाँ इस दोनों के बीच में हम लोग को कितना देर तक मार्केट रुका है। अगर 30 मिनट्स का भी देखिएगा ना तो यहाँ पे 1 घंटा तक तो पहले ही मार्केट रुक चुका है, 1-1.5 घंटा तक तो मार्केट इस रेंज के बीच में रह चुका है। तो इतना तेज़ी से आसानी से उसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब सिंपल भाई, इतना तेज़ी से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो हम लोग को अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग को एक मूव मिल सकता है ना, ठीक है। टाटा स्टील अब JSW में देखिए डाउन ट्रेंड में था,
यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज को ब्रेकआउट किया है। अब इसमें भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। हाँ देखिए ये वाला, अगर मैं यहाँ से भी रखूँ ना, यार जो लास्ट जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का और इसके बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे अगर खुलता है ना तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, समझे। अब हिंडाल्को में क्या नौटंकी चल रहा है देखते हैं। देखिए हिंडाल्को में बहुत अच्छा जगह बना है, ये रेंज के बिल्कुल पास में बना है, ठीक है। तो ये इसमें अभी तक वो मोमेंटम नहीं मिला, जो ब्रेकआउट वाला मोमेंटम रहता है ना, वो मोमेंटम नहीं मिला है। तो ये अगर कल को इसी जगह पे कहीं पे खुलता है और इसको क्रॉस करता है तो ये मोमेंटम मिलना चाहिए ना, तो हम लोग को 1:1 मिल जाएगा। अब सबसे घटिया शायद एशियन पेंट को चूज़ किए थे हम, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मैं सबसे नीचे रखा हूँ। ठीक है, इसमें कोई रेंज है नहीं, रेंज थोड़ा सा रेंज है पर उतना रेंज नहीं है। जैसे पहला रेंज दोनों के बीच में था, उसके बाद नीचे खुलता है, फिर से ये ऊपर ही रह जाता है, तो फिर उतना मार्केट से मतलब निकलने का मौका नहीं मिलता है उन लोग को। फिर उसमें धीरे 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 कि मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे धीरे आता है तो उतना ज़्यादा मार्केट से निकलते नहीं हैं ट्रेडर। तो ये पहला रेंज इधर बन जाता है, फिर दूसरा रेंज, तो ये जो मोमेंटम हम लोग को चाहिए था वो मोमेंटम हम लोग को मिला नहीं है। तो फिर आज को ये बनता है, तो शायद ये दोनों के बीच में कहीं पे क्लोजिंग और लो के बीच में कहीं पे खुले तो हम लोग को एक मूव मिल सकता है, पर हम लोग का सेटअप के हिसाब से नहीं है। और इधर रेजिस्टेंस भी है इसका, मतलब हाँ सपोर्ट भी है, इतना बार का रेंज का सपोर्ट भी है, तो थोड़ा डर डर लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, पता नहीं कितना बार का ये बन गया, मतलब कितना बड़ा वीडियो बन गया मुझे आइडिया नहीं है, पर जो भी है थैंक यू, नमस्ते। ओके।